क्यों एलजी ने ये नोटिफिकेशन निकाली और क्यों इससे वकीलों को दिक्कत है? दिल्ली के जितने भी पुलिस थाने हैं उनको डेजिग्नेटेड प्लेस चिन्हित कर दिया जाता है और सारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी गवाही थानों में बैठ करके होगी। ना तो ये नोटिफिकेशन लीगल है और ना ही ये प्रैक्टिकल है कि ये नोटिफिकेशन जो एक कॉन्सेप्ट है फेयर और फ्री ट्रायल का और जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार है ये उसका हनन करने वाला है। तो एक एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। ट्रायल के दौरान हर मुलजिम को ये मौका दिया जाता है कि उसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं और जो भी एक्यूजिशन है वो उसको झूठा साबित कर सके और बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे, थाने में बैठ करके पुलिस ऑफिसर्स अपनी मनमर्जी से और अपने मनचाहे वातावरण में जो भी गवाही देंगे वो कोर्ट में मान्य हो जाएगी। फिजिकल तौर पे जो भापा जा सकता है दैट इज नेवर पॉसिबल ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस मामले में वकीलों के पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब तक ये मामला तो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक अदालतों का काम नहीं चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो क्योंकि ये अगर इस समय इसको नहीं रोका गया तो ये तो ऐसा एक काला कानून बन जाएगा जो कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी हमको माफ नहीं कर पाएंगी कि जो इस समय ऑफिस बेरर थे तो उन्होंने उस समय इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। और अब ये डिसाइड है कि अगर ये नहीं होता तो ये जो प्रोटेस्ट है आगे चल करके और इंटेंसिफाई किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की नोटिफिकेशन के बाद से दिल्ली की अदालतों में काम बंद है। आज लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली की सभी जिला अदालतों में काम पूरी तरीके से बंद है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पटियाला हाउस बार एसोसिएशन के सचिव और कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारी तरुण राणा जी। तरुण जी, क्यों एलजी ने ये नोटिफिकेशन निकाली और क्यों इससे वकीलों को दिक्कत है? 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन निकला जिसमें बीएनएसएस के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया कि दिल्ली के जितने भी पुलिस थाने हैं उनको डेजिग्नेटेड प्लेस चिन्हित कर दिया जाता है और सारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी गवाही थानों में बैठ करके होगी। जैसे ये बात हमारे संज्ञान में आई, हमने इमीडिएटली एक रिप्रेजेंटेशन दिया और जिसमें बताया कि ना तो ये नोटिफिकेशन लीगल है और ना ही ये प्रैक्टिकल है। उसमें इस बात का भी हवाला दिया कि ऐसा ही वाकया 2024 में हुआ था और जब इसका विरोध किया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2024 को निकाला था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि इन्हीं प्रावधानों बीएनएसएस के इन्हीं प्रावधानों के तहत कोई भी पुलिस स्टेशन या ऐसी जगह जो पुलिस के कंट्रोल में है वो चिन्हित नहीं करी जा सकती एज ए डेजिग्नेटेड प्लेस टू रिकॉर्ड द एविडेंस। तो लिहाजा ये जो आपका 13 अगस्त 2025 का नोटिफिकेशन है दिस इज इन डिफाइंस ऑफ दैट नोटिफिकेशन। और उसके अलावा हमने और बाकी पहलू भी रखे कि ये नोटिफिकेशन जो एक कॉन्सेप्ट है फेयर और फ्री ट्रायल का और जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार है लाइफ और लिबर्टी के और हर एक्यूज को अपना जो डिफेंस है उसको पुट करने का, ये उसका हनन करने वाला है। और हमने उसमें रिक्वेस्ट करी कि आप इसको विड्रॉ करें और अगर नहीं करते हैं तो हमको मजबूरन जो है एब्सटेन ऑफ वर्क पे जाना पड़ेगा। तरुण जी, आपने कहा कि गृह सचिव ने आदेश निकाला था, उसमें गृह सचिव ने साफ ये कहा था कि पुलिस स्टेशन डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं बन सकते, तो क्या एलजी ने होम सेक्रेटरी के आदेश के खिलाफ आदेश निकाल दिया है? हाँ देखिए, ये वाला जो 13 अगस्त 2025 का नोटिफिकेशन है दैट डज नॉट अटर अ सिंगल वर्ड अबाउट द अर्लियर सर्कुलर ऑफ होम सेक्रेटरी which was very clearly instructed to all the secretaries of all the states and union territories of this country. तरुण जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि जो सामान्य दर्शक हैं वो ये समझ रहे हैं कि वकील लोग हल्ला मचा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कोई वकीलों को का संबंधित मामला होगा, लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर जो आम लोग हैं जो जिनको पुलिस किसी भी मामले में गिरफ्तार करती है उनके अधिकारों की ये लड़ाई है जो वकील लड़ रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा दर्शकों को ये समझाइए कि इससे अगर इसे वापिस नहीं लिया गया तो सामान्य लोगों को किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। देखिए, बड़ा सिंपल सा है, जो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हर मुलजिम को हमारे यहाँ ये है कि एवरी एक्यूज्ड इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। तो एक एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है और फिर एक ट्रायल होता है। ट्रायल के दौरान हर मुलजिम को ये मौका दिया जाता है कि उसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं और जो भी एक्यूजिशन है वो उसको झूठा साबित कर सके और बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड। तो अब क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसके अंदर माल मुकदमा होता है जिसे हम केस प्रॉपर्टी कहते हैं, वेपन ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, साइड प्लान होते हैं और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य होते हैं जो पुलिस के मालखाने में होते हैं और ट्रायल के दौरान वो कोर्ट में लाए जाते हैं
और डिफेंस काउंसिल को पूरा राइट होता है कि उनको वो कन्फ्रंट कराए। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे तो वो सारा साक्ष्य जो कोर्ट में आकर के जिरह का अवसर मिलता था, वो जो मौलिक अधिकार था वो खत्म हो जाएगा और थाने में बैठ करके पुलिस ऑफिसर्स अपनी मनमर्जी से और अपने मनचाहे वातावरण में जो भी गवाही देंगे वो कोर्ट में मान्य हो जाएगी। यानी अगर वो अपने थाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कई बार छेड़छाड़ या कुछ उसकी मदद, कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस, वो सब भी थाने में होने की गुंजाइश रहेगी। देखिए, ये तो कई बार अगर आप ट्रायल के जजमेंट्स पढ़ेंगे तो जजमेंट्स के अंदर आ जाता है कि पुलिस जिस समय गवाही दे रहे हैं तो कोई पर्ची निकाल ली और उससे वो चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो पॉइंट आउट होता है तो जो ट्रायल जजेस होते हैं इमीडिएटली उसको रोक देते हैं। साथ ही एक चीज और होती है कि एक ही तरीके के, जैसे किसी की अरेस्ट हुई है और उस अरेस्ट के 2 पुलिस ऑफिसर्स गवाह हैं, उन दोनों की गवाही एक ही समय पे होती है। एक कोर्ट के बाहर होते हैं, एक कोर्ट के अंदर होते हैं, और जिरह का पर्पस ये होता है कि उन दोनों की बारी बारी गवाही करी जाए और दूसरे वाले को ये पता ना हो कि पहले वाले से क्या सवाल पूछा है। तो ये देखने के लिए कि ट्रस्ट वर्दीनेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गवाह करेंगे तो दूसरा तो क्या, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सबको पता होगा कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाला एडवोकेट है वो क्या सवाल पूछने वाले हैं। इस चीज को आप समझिए। देखिए, दर्शकों को मैं एक छोटा सा समझाता हूं। मैं अपने कैमरामैन शाहनवाज से कहूंगा कि वो तरुण जी पर एक क्लोज एक बार लेकर के जाए कैमरे को। आप ये मानिए कि तरुण जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और इनसे अदालत में किसी वकील ने क्रॉस करते हुए कोई सवाल पूछा है। मैं अचानक से इनका सहयोगी हूं, मैं उठा और इनके सामने एक कागज रख दिया जिसपे उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में जो पूछा जाना है उसके बारे में जानकारी है। तो ये आपको नहीं दिखाई दिया कि पीछे से क्या किया गया। तो इस तरीके की चीजें भी क्रॉस एग्जामिनेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये खतरा है। जैसे ये अखबार अभी यहां नहीं था लेकिन मैंने इसे ऐसे करके रख दिया था, तो ये खतरे हैं। तरुण जी, इस मामले में आपने दिल्ली, मैं बिल्कुल ठीक समझाया ना, साधारण भाषा में? साधारण भाषा में एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्रायल जजेस होते हैं, ट्रायल जजेस का काम यह है कि एक जब फेयर ट्रायल होता है तो उन्हें यह भी देखा जाता है कि जो विटनेस आया है, दे हैव अ अपॉर्चुनिटी, उनको एक मौका मिलता है उस गवाह की जो बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम डिमीनियर कहते हैं, उसको भांपने का, और उसको भांप करके वो गवाह किस तरीके से बोल रहा है और क्या वो सत्यता है, वो फिजिकल तौर पे जो भापा जा सकता है, दैट इज नेवर पॉसिबल ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तरुण जी, इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी पता चला कि आप लोग मिले, तो उन्होंने क्या इस बारे में कहा? आप लोगों को कोई आश्वासन दिया? हाँ, कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से साहिबा से मिले थे सुबह ही, और उनको बताया गया। तो कुछ एक बातें आई कि शायद उस समय कुछ चीज़ों का कंफ्यूजन था या पुराने वाले की जानकारी नहीं थी, लेकिन बहरहाल हमने बजाय उसके जांच करने के कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने कहा कि जो नोटिफिकेशन है आप इसको देखें, ये बिल्कुल इलीगल है और इम्प्रैक्टिकल है, ये विड्रॉ होना चाहिए। यानी तो जो पिछले वाला नोटिफिकेशन था गृह सचिव का, उसकी जानकारी नहीं थी मुख्यमंत्री? अब ऐसा ही कुछ आया कि जी नहीं था, तो और उसी संदर्भ में ये निकला, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इसको बिल्कुल जो अपने हाई ऑफिशियल्स हैं उनके संज्ञान में ला करके और एक मीटिंग करते हैं और डेफिनेटली हर पहलुओं पे जांच करके जो भी रिजोल्यूशन होगा उसको हम निकालते हैं। तरुण जी, 4 दिन हो गए हैं दिल्ली की जिला अदालतों में काम नहीं हो रहा है, हजारों सैकड़ों फरियादी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उपराज्यपाल जिन्होंने ये आदेश निकाला था उनका भी कोई बयान सामने नहीं आया है। और जब पिछली सरकार थी तब तो एकदम ये क्लियर हो गया था कि सरकार का मतलब उपराज्यपाल। तो अब तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि आप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, वो कह रही हैं कि उन्हें पिछले की जानकारी नहीं थी। उपराज्यपाल से आप लोगों की शायद अभी तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी थी, हमने जो अपना ज्ञापन दिया था वो उपराज्यपाल साहब को ही दिया था, और उसमें भी हमने यही कहा था कि आप बैठ करके समझिए और इसको विड्रॉ करें। और हम लोग जो हमने अपना एजिटेशन स्टार्ट किया वो भी पहले 2 दिन का समय दिया और उसके बाद किया, और 2 दिन के अंदर भी हमने पहले शांतिपूर्ण तरीके से किया। शनिवार को फिर जब कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई, कोई सीरियसनेस उधर से नहीं आई, तो डिसाइड किया कि मंडे से हम इसको थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे। और आज जो भी हम कर रहे हैं, आज जो पूरी दिल्ली में एडवोकेट सड़क पे भी उतर गए हैं, एक क्योंकि जन विरोधी कानून है, वो भी इस वजह से उतरे हैं क्योंकि वहां से अभी तक कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई है।
और अब ये डिसाइड है कि अगर ये नहीं होता तो ये जो प्रोटेस्ट है आगे चल करके और इंटेंसिफाई किया जाएगा। अभी आपने फैसला लिया हुआ था आज तक की स्ट्राइक का, हर रोज अब मंडे को एक दिन का लिया, फिर आज के लिए लिया, अब आगे क्या अगर हल नहीं निकलता है तो? देखिए, क्योंकि मैं दिल्ली के जितने भी वकीलों से बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंधित हो, इस मुद्दे पर पूरी तरीके से एकजुट है। देखिए, ना केवल वकील, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्रिमिनल ट्रायल पे पड़ने वाला है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। तो अब जैसे जैसे जनता को इस बात का मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि वास्तविक मुद्दा क्या है, तो इसमें जनता का अपार समर्थन है। प्लस जुडिशरी जो ट्रायल जजेस हैं जो इस बात की अहमियत को समझ सकते हैं, जो सरकारी वकील हैं जो इस बात की अहमियत को समझ सकते हैं, बेशक उनके कुछ कंपल्शन तो हैं इसलिए वो सामने नहीं बोल सकते, लेकिन इसका सपोर्ट चारों तरफ से मिल रहा है। और रहा सवाल अगली रणनीति का, तो हम डे बाय डे ही इंटेंसिफाई कर रहे हैं और हम तो ये आशा करते हैं कि सरकार इस बात को समझेगी कि और इसकी अहमियत को और गंभीरता को समझते हुए इस बात का एक रिजोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। और इसी वजह से हम एक अनिश्चितकालीन हड़ताल ना कर करके हम डे बाय डे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि न्यायालयों का जो कार्य है कि किसी भी तरीके से वो व्यावधित हो। यानी ये इस मामले में वकीलों के पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं होता, जब तक ये मामला तो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक अदालतों का काम नहीं चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो क्योंकि ये अगर इस समय इसको नहीं रोका गया तो ये तो ऐसा एक काला कानून बन जाएगा जो कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी हमको माफ नहीं कर पाएंगी कि जो इस समय ऑफिस बेरर थे तो उन्होंने उस समय इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। एक अंतिम सवाल कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी आप लोगों का समर्थन किया है, लेकिन अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील जा रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये ट्रायल का मुद्दा है, तो क्या उन लोगों के भी आपके इस आंदोलन में शामिल होने या साथ देने कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए, ये भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का और कल शाम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक रेजोल्यूशन आ जाना, ये अपने आप में साबित करता है कि जिस मुद्दे को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी दिल्ली की, ये एक बहुत ही संगीन मुद्दा है और आने वाले समय में संभावना है क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट्स को हिट कर रहा है, तो अभी तक इस तरीके का एजिटेशन तो नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखिए बकल ये फैक्ट है कि इसमें पूरा लीगल सिस्टम हिलता है, तो अगर ये इसको वापस नहीं लिया गया तो हम कोशिश उनसे भी ये करेंगे, क्योंकि ये केवल ट्रायल कोर्ट की बात नहीं है, ये एक बेसिक ट्रायल के कॉन्सेप्ट की बात है, तो लीगल फ्रेटर्निटी कोई भी इससे अछूती नहीं है। एक बस अंतिम सवाल चलते चलते कि आपको लगता क्या है वकील फ्रेटर्निटी को कि इस तरह का आदेश, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया होगा, उन्हें भी पता होगा कि ट्रायल पे इसका क्या असर पड़ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह का फैसला, इस तरीके का अधिसूचना निकाली गई? अब इस बारे में जब तक कोई ये ठोस जानकारी ना आ जाए कि जो 15 जुलाई 2024 का जो आदेश था उसको नजरअंदाज किया गया जानबूझ करके या वो संज्ञान में ही नहीं आया, तब तक इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब ऑलरेडी देयर वाज अ सर्कुलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो व्हाई दैट वाज इग्नोर्ड, आइदर दैट वाज इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड और मे बी डेलिबरेटली इट वाज नॉट नोटिफाइड। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला जल्दी सुलझे और अदालतों का कामकाज दोबारा से सुचारू रूप से निकले। लेकिन तरुण जी से बात करके एक जो बड़ी बात पता चली है कि गृह सचिव माफ कीजिएगा, जो देश के सबसे बड़े गृह सचिव अधिकारी हैं, उनकी तरफ से निकाले गए आदेश जिसमें साफ ये कहा गया था कि पुलिस स्टेशन को डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं बनाया जा सकता, उसको धक्का बताते हुए जो एलजी की तरफ से आदेश निकाला गया उसमें पुलिस स्टेशन को डेजिग्नेटेड स्थान बना दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध, दासवतन देखते रहिए, आपका साथ हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।